मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा फूड एलर्जी की, यानी खाने में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको एलर्जी कर रही है तो फिर आपके क्या लक्षण होंगे, आपके क्या तकलीफ़ होगी आपको, और कैसे पता लगाएंगे कि किसी खाने से एलर्जी है या नहीं है और किस खाने से एलर्जी है, और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए, जो खाने की एलर्जी, फूड एलर्जी है, वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में खासकर ज़्यादा है। बच्चों में करीब 8% बच्चों के अंदर फूड एलर्जी होती है, जबकि एडल्ट्स में थोड़ी कम होती है, जस्ट इसकी आधी होती है। 4% एडल्ट्स में फूड एलर्जी होती है। फूड एलर्जी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, उससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी फूड लेने के बाद अगर कोई तकलीफ होती है, जरूरी नहीं फूड एलर्जी कारण से हो रही है, वो फूड इंटॉलरेंस भी हो सकता है, और ख़ासकर बच्चों के अंदर। इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई फूड ऐसा है जिसको बॉडी आपकी टॉलरेट नहीं करती, वो तो इंटॉलरेंस हुआ। लेकिन एलर्जी का मतलब ये है कि एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है, आपको फूड लेने के बाद एक रिएक्शन बॉडी में पैदा होता है, उससे आपको नुकसान हो रहा है। तो पहले देखिए, एलर्जी की बात करता हूँ कि एलर्जी कैसे होती है। जो अपन फूड आइटम लेते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और अपने बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिससे बीमारियों से अपन बचाव करते हैं, जिससे आपके कीटाणु अंदर नहीं जा पाते हैं, और जाते हैं तो उनको अपना बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम फाइट करके और बॉडी को बचा देता है। फूड एलर्जी में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम गलती से ये समझ बैठता है कि ये कोई कीटाणु होगा, वायरस होगा, या कोई दूसरी हार्मफुल चीज़ होगी, बॉडी के लिए नुकसानदायक होगी, तो उसके खिलाफ वो ओवर रिएक्ट करता है। और ओवर रिएक्ट करता है तो उससे नतीजा ये होता है कि उससे वो प्रोटीन होती है, उसको हम जिनको बोलते हैं एलर्जेंस होते हैं ये, तो एलर्जेंस के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करती हैं, और एंटीबॉडीज़ ये होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी तैयार होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो किसी भी फूड आर्टिकल के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको एलर्जी है, तो उसके खिलाफ बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई बन जाती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये फिर स्किन के कुछ सेल्स होते हैं, उन पे जाके चिपक जाती हैं, और फिर वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, और केमिकल्स रिलीज़ होने के कारण से आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसी कारण से आपको खुजली होती है, उसी कारण से आपको बड़े बड़े छपाकी बन जाती है, पित्ती बन जाती है। तो ये सब सिम्टम्स आपके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो ये तो आपका एलर्जी का हो गया। लेकिन जो इंटॉलरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंटॉलरेंस में, फूड इंटॉलरेंस में कोई एलर्जी नहीं होती है। वो ये है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचा नहीं पाता, उस फूड को। उस फूड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ब्रेक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ आपके एंजाइम्स की कमी हो जो उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चों के अंदर जो मिल्क से इंटॉलरेंस हो जाती है, और इंटॉलरेंस उसमें होता है, एक लैक्टोज होती है जो एक शुगर होती है मिल्क के अंदर, उस लैक्टोज से इंटॉलरेंस हो जाता है। उस लैक्टोज को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पाता है। तो जो इंटॉलरेंस होगा उसके, इसी तरह से एडल्ट्स के अंदर या बच्चों के अंदर एक दूसरा इंटॉलरेंस आपका ग्लूटेन से हो सकता है। तो ग्लूटेन वीट के अंदर, गेहूं के अंदर, या आपके बार्ले, जौ के अंदर ग्लूटेन होती है। तो ग्लूटेन को बॉडी को ब्रेक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक नहीं कर पाता, और उससे आपके नतीजे ये होते हैं, जब इंटॉलरेंस होता है तो पेट फूल जाता है, दर्द होता है, आपका जी घबराता है, आपके उल्टी होने का, नौजिया जिसे कहते हैं, उल्टी होने का मन करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो इंटॉलरेंस होती है तो वो तो जब पूरा फूड खाएंगे और खाने के 2 घंटे बाद करीब इंटॉलरेंस चालू होगा। जबकि एलर्जी होगी, एलर्जी आपको उसी टाइम 15-20 मिनट में ही आपको एलर्जी हो सकती है, और थोड़ा सा आप फूड लेंगे तो भी आपको एलर्जी हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटॉलरेंस और एलर्जी के बीच में। अब आपको किन फूड से एलर्जी हो सकती है? देखिए, वैसे तो किसी भी फूड से आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ फूड कॉमन हैं, जैसे कि आपके दूध है, अंडे हैं, आपके फ़िश है, या आपके नट्स हैं। नट्स में सारे नट्स आपके, चाहे पीनट हो, चाहे आपको वॉलनट हो, चाहे आपके आलमंड्स हो, इनसे कॉमन एलर्जी हो जाती है। अब दूसरे फूड जो है, उन फूड में मैंने ऐसे जैसे कहा किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो आजकल लोग खूब यूज़ करते हैं, जो बाज़ार से तैयार हुए एकदम फूड आते हैं, पैकेज फूड आते हैं, उसके अंदर इन फूड आइटम्स के अलावा आपके बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, बहुत सारे आपके केमिकल्स होते हैं, जो चाहे तो प्रिजर्वेटिव के रूप में हो,
चाहे आपके डाइज के रूप में, कलर्स के रूप में हो, या फिर उसको टेस्ट अच्छा बनाने के लिए हो, या स्वीटनर्स हो, कई तरह की चीज़ें डाल देते हैं वो। कभी कभी तो किसी फूड के अंदर 20-20, 30-30 केमिकल्स पड़े हुए होते हैं। तो इन केमिकल्स से भी किसी को एलर्जी हो सकती है। ज़रूरी नहीं फूड आइटम से हो, बल्कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं इनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। अब देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको फूड एलर्जी हो गई तो क्या होगा। देखिए, फूड एलर्जी में एक तो हो सकता है कि हल्की तरह की फूड एलर्जी हो, और कभी कभी फूड एलर्जी ऐसी भी भयानक हो सकती है, इतनी सीरियस हो सकती है कि आपको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो दोनों के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। फूड एलर्जी में जनरली आपको क्या होगा कि खुजली आएगी पूरी बॉडी के ऊपर, आपको छोटे छोटे दाफड़ या बड़े दाफड़ जिन जैसे चींटी खाती है इस तरह से कोई हल्की सी स्वेलिंग से हो जाती है, लाल स्वेलिंग हो जाती है, जिनको छपाकी कहते हैं, पित्ती कहते हैं, दाफड़ कहते हैं, वो हो सकते हैं। होंठ में सूजन आ सकती है, आपके स्किन में पूरे मुंह के ऊपर कहीं सूजन आ सकती है, आँखों में सूजन आ सकती है, और पेट में भी इसके साथ में आपको मुंह में जलन हो सकती है, पेट दुख सकता है, पेट दर्द हो सकता है, और आपके पेट में आपको भारीपन महसूस हो सकता है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है। ये सब फूड एलर्जी के कारण से हो सकता है। तो सिंपल जिसको कहते हैं कि अर्टिकेरिया टाइप का जो रिएक्शन होगा, उसमें आपका ये चीज़ें आपकी फूड एलर्जी में हो जाएंगी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सीरियस रिएक्शन होगा, फूड एलर्जी सीरियस हो जाए। उसमें क्या होगा, उसमें आपके होंठ सूज जाएंगे, और गला जो है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, जीभ के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। तो इनके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। फिर आपके ब्लड प्रेशर पर असर होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हल्का कम हो जाता है, आपके पल्स वीक हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है, चक्कर आपको आ सकते हैं, आपको सीजर्स आ सकते हैं, ताड़ जिसको बोलते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, जैसे मिर्गी में होता है इससे सीजर्स आ सकते हैं आपको, और आप बेहोश हो सकते हो, और इवन यहाँ तक कि कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो ये सब होता है, इसको बोलते हैं हम एनाफाइलेक्सिस। तो जो सीवियर टाइप का रिएक्शन होता है फूड एलर्जी में या किसी भी एलर्जी में, जब सीवियर रिएक्शन होता है तो होता है एनाफाइलेक्सिस। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ट्रीटमेंट ये ज़रूरी है, एक चीज़ है कि जब आपको पता चल गया तो वो आपको चीज़ आपको कभी भी फूड में आपको नहीं लेनी है। उसके बाद फिर जैसे आप जब तक आपको पता नहीं चलता है, जब तक फूड एलर्जी हो रखी है, तब तक आपको ट्रीटमेंट क्या लेना, तब तक भी तो कुछ लेना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको, जैसे आपको दाफड़ हो रखे हैं, खुजली आ रही है, जलन हो रही है, तो इन सब के लिए आपको एंटीहिस्टामिन लेनी पड़ेंगी। एंटीहिस्टामिन की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस रिएक्शन को, उलट रिएक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं। तो कई तरह के एंटीहिस्टामिन्स आती हैं। तो हालांकि कई एंटीहिस्टामिन्स से आपको नींद वगैरह आ सकती है, इसलिए आजकल ऐसी एंटीहिस्टामिन्स भी आती हैं कि जिनसे नींद वगैरह नहीं है, जिनसे सेडेशन नहीं हो, तो डे टाइम में आप वो एंटीहिस्टामिन्स ले सकते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स हमें लंबे टाइम तक देना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़े तो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो। अगर कभी थोड़ा ज़्यादा तेज़ रिएक्शन है तो कुछ हमें स्टेरॉइड्स भी खाने के लिए देने पड़ सकते हैं। और अगर एनाफाइलेक्सिस है तो एनाफाइलेक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो बहुत सीरियस रिएक्शन होता है। तो उस केस में तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, और वहाँ पे आपको जो सबसे पहली चीज़ आपको लगाएंगे वो आएंगे आपको ब्लड प्रेशर वगैरह सब मेंटेन करने के लिए एड्रेनलिन देंगे, जो आपको एपिनेफ्रिन होती है उससे मेंटेन करेंगे। फिर बाकी चीज़ें में स्टेरॉइड्स वगैरह सब चीज़ें आपको देंगे। तो ये इस तरह की आपको ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड एलर्जी से बच सकें, तो अगर कोई इस तरह सिम्टम्स होते हैं तो उनकी आपको पूरी जांच करवानी चाहिए, और जांच करवा के एक दफ़े आपको पता चल जाए तो उस फूड आइटम से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।